नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बदायूं की, जहां दलित समुदाय के लोगों के साथ ग्रामीणों ने की मारपीट। आगे बात होगी बुलंदशहर की, जहां आम के बाग में पहुंचे मृग पर जंगली कुत्तों ने किया हमला। साथ ही आगे चर्चा होगी उन्नाव की, जहां स्कूल जा रहे छात्र को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बदायूं से, जहां दलित समुदाय के लोगों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की है। बता दें कि पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। पुलिस ने पीड़ित को पुलिस चौकी से भगा दिया। पूरा मामला वजीरगंज थाना क्षेत्र के वरगैन पुलिस चौकी के गांव मानकपुर का बताया जा रहा है। नाम है सुनील कुमार वाल्मीकि। कहाँ रहते हो? मानकपुर। क्या मामला हुआ था आपके साथ? ये हमारे जो भाट लोग होते हैं, ये हर साल मतलब आते हैं मांगने के लिए जी। तो ये वाल्मीकि लोगों में आते हैं। तो हमारे घर पे ये सुबह आए थे और रात में जो चोरी का सिलसिला हुआ था गांव में, उसी चक्कर में मतलब गांव वालों ने इनको पकड़ा। एक पेड़ के नीचे ये लोग खाना खा रहे थे। हमारे घर से जो दान दक्षिणा होता है वो भी मतलब इन्हें दिया गया और गाँव वाले ने उन लोगों को मारा पीटा और फिर मेरे लिए फ़ोन किया, फिर मेरे को भी मारा और गालियाँ वगैरह दी। बहुत ज़्यादा जाति सूचक, और मेरा गला भी पकड़ लिया। कह रहा भंगड़ा साला, तेरे को जान से मार दूंगा, तू चोरों को बुलाता है अपने घर पे। तो सर मेरी बहुत पिटाई लगाई और आज मेरे जानवर भी, ये सुअर वगैरह भी बाहर नहीं निकलने दिए घर से। मैं सर बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। थाने में तहरीर दी? थाने में तहरीर मतलब लिखी नहीं तहरीर। कह रहा ये तो छोटा मोटा मामला है, ऐसा चलता ही रहता है। थाने में तहरीर नहीं लिखी? नहीं लिखी सर। अच्छा, क्या चाहते हो? और सर इसका इंसाफ होना चाहिए। सर मेरा नाम विशाल है। हम वाल्मीकि लोगों के भाट है सर, और हम हर साल आते हैं सर। और हमारा काम ये होता है कि सर हम भाट वाल्मीकि समाज के बड़ों बूढ़ों के नाम लिखते हैं। और सर ये हम नहीं, हमारे बड़ों बूढ़ों से प्रक्रिया चलती आ रही है जी। तो सर इस साल भी हम आए थे अपने बदायूं डिस्ट्रिक्ट में। तो हमें मानकपुर गांव में गए थे सुबह, और सुबह सर हम ये इनका परिवार है जो सुनील कुमार जी अभी आए थे, उनके परिवार में गए हम। उनसे दान दक्षिणा ली हमने लेके, और सर हम जो बगेरन है उसके पेट्रोल पंप के पीछे बैठ के खाना खा रहे थे छाया में। और उसके सिलसिले में सर कोई रात कुछ चोरी हुई बताई मानकपुर में ही। उसके सिलसिले में मानकपुर वाले लोग आए अपने हमारे पास आके, और सर हमारी मार पिटाई की है सर। एक हमारे साले के घर से घर वाली है वाइफ सर, वो गर्भवती है, 9 महीने उसको भी धक्का मुक्की दी है सर उन गाँव वालों ने। और सर हमारे हाथ में लगी सर, डंडा मारा हमारे हाथ में इधर। और जो सुनील कुमार जी उनकी भी पिटाई की उन्होंने। थाने में तहरीर दी आपने? हाँ, थाने में तहरीर दी थी सर। हमें भी गिरफ्तार करके ले गए थे पुलिस वाले। एक रात रखा सर हमें फिलहाल में, बाकी छोड़ दिया सर। अब हमें फिलहाल में सुबह छोड़ दिया गया। लेकिन सर जब हम वो FIR दर्ज करने आए थाने में इधर अपने वजीरगंज में, तो उधर हमारी सुनवाई नहीं की। हाँ, उन्होंने बोल दिया कि हम कोई FIR दर्ज नहीं करेंगे आपके खिलाफ। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जो आम के बाग में पहुंचा जंगली कुत्तों के हमले से घायल मृग चौना। दोस्त के साथ बाग में मौजूद सभासद पुत्र ने घायल मृग चौना का उपचार कराया, जिसके बाद मृग शावक के स्वस्थ होने पर उसे थाने लेकर पहुंचे सभासद पुत्र रिजवान। पुलिस ने वन विभाग अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद बिलासपुर आम के बाग भी ये मृग चौना पहुंचाया गया। सिकंदराबाद के चौधरीवाड़ा निवासी सभासद पुत्र रिजवान ने घायल मृग चौना का इलाज करवाया। पीड़ित हिरन के बच्चे को सिकंदराबाद कोतवाली लेकर रिजवान पहुंचा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान, मैं वार्ड नंबर 23 का पूर्व सभासद हूँ। वर्तमान में मेरी माताजी सभासद बनी है। थाने किस लिए आए? मैं थाने आया हूँ, मेरे पास हिरन का बच्चा है। करीब 3 दिन पहले मेरे पास में मुझे मेरे मोहल्ले के लोगों ने दिया है। तो बाग ले रखा है उन लोगों ने, तो उस बाग में ये जख्मी हालत में आ गया था उनके पास। तो इसकी दवाई गोली की है, इसके पट्टी की हैं, तो इसके बाद ये ठीक हुआ है अब। तो उसको मैं वन विभाग के और थाने पुलिस के सुपुर्द करने आया हूँ, ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना आए। ये लोग बोलेंगे अगर वन विभाग ले जाना चाहेगा तो ले जाएगा, अगर मेरे पास देना चाहेंगे तो मैं से लिखित में लेना चाहता हूँ उनसे। अगर मुझे देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो मैं इनके सुपुर्द करना चाहता हूँ। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
मधुबन विधानसभा क्षेत्र भारत का पहला विधानसभा क्षेत्र बन गया है जो प्रधानमंत्री निश्चय पोषण योजना से 100% पूर्ण हो गया है। ये बातें अनुमंडलीय अस्पताल में प्रधानमंत्री निश्चय मित्र योजना के अंतर्गत टीबी मरीजों के बीच पोषक आहार वितरण कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि मधुबन विधानसभा में 158 लाभार्थियों के बीच पोषक बैग वितरित किया गया है। अब मधुबन विधानसभा एक ऐसा विधानसभा बन गया है जहां टीबी मरीजों को पूर्ण रूप से इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जिला समन्वयक ललित कुमार, भाजपा जिला मंत्री अशोक कुमार सिंह, प्रखंड अध्यक्ष नितेश सर्राफ समेत कई लोग मौजूद रहे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विभूति नारायण सिंह है और मैं चेयरमैन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी चंपारण जिला का हूँ। आज का जो कार्यक्रम है ये बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है भारत में निक्षय रोगियों, जो क्षय के रोगी यानी कि जो टीबी के मरीज हैं उनसे मुक्त करने का। WHO ने, आपको मालूम है कि आह्वान किया, ने कहा कि 2030 तक पूरे विश्व से टीबी खत्म की जाएगी, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2025 से पहले पूरे भारत से टीबी को समाप्त कर देंगे और इसी के तहत प्रधानमंत्री निक्षय मित्र योजना चल रही है, जिसमें लोग उनके आह्वान पे सब लोग कुछ लोगों को गोद लेते हैं और चूंकि दवा सरकार देती है, 500 रुपया सरकार दे रही है, तो ऐसा मानना है कि गोद लेने के बाद जो एक पोषण आहार, पौष्टिक आहार जो उनको चाहिए, जिसमें चना है, दाल है, तेल है, बादाम है, अंडा है, दूध है, इत्यादि है, ये उनको दिया जा रहा है। तो हर जगह लोग गोद ले रहे हैं। माननीय विधायक जी ने भी यहाँ पे मधुबन के लोगों को गोद दिया है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने इस विधानसभा क्षेत्र के 60 लोगों को गोद लिया है और 38 लोग बचे थे, जिसे आज माननीय विधायक जी और इनके सहयोगी टीम के इनके लोगों ने गोद लिया है। और इस पर हम लोगों ने पहले 1 महीना पहले इनको राशन आके उसका पोषाहार दिए थे। इस महीना में 2 महीने का उनका दे रहे हैं। और जो नए रोगी 38 जो अभी जो है पेनारा और मधुबन और पकड़ी दयाल ब्लॉक के, इन तीनों को आज दिया गया पोषाहार। और बड़े खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत जो 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है, उसके बाद से जो गणना है, चूँकि गणना चलती रहती है, बीच में भी आएंगे कुछ निक्षय रोगी आएंगे, कुछ टीबी के रोगी आएंगे, तो वो नहीं, 1 अप्रैल 2023 से के अंतर्गत मधुबन विधानसभा के 100% रोगियों को कवर कर लिया गया है। इसके लिए मैं माननीय विधायक और इनकी टीम को बधाई देता हूं। और ये भारत का पहला विधानसभा है जहां पे 100% टीबी के रोगियों को पोषाहार दिया जा रहा है और उनको गोद ले लिया गया। और कुछ जानकारी देना है? इसके संदर्भ में और जानकारी हम लोग चाहेंगे कि एक ये जन आंदोलन है। हर लोग, चूँकि वह बहुत मामूली सा रकम लगता है, 600-700 रुपया लगता है एक पैकेट बनाने में, तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ये आह्वान करती है कि प्रधानमंत्री जी के कदमों में कदम मिला के चले। यहाँ जितने लोग सक्षम लोग हैं वो लोग भी गोद ले, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में अपना सहयोग करें। जिले के बाकी बचे हुए जो रोगी हैं उनको हम लोग गोद ले, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा जिला सबसे पहले टीबी से मुक्त हो। और इसी के तहत यहाँ के स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी से बात हुई है, उनका भी प्रयास शुरू है और वो भी चाहते हैं कि बाकी जो 2 ब्लॉक यहाँ बच रहे हैं अनुमंडल में, पताही और भेनारा, तेतरिया, उस प्रखंड के लोगों में जितने लोग हैं उनको गोद लिया जाए और पूरे अनुमंडल को भारत में पहली बार 100% कवर कर लिया जाए। उनका प्रयास है, मुझे लगता है कि सप्ताह में उस प्रयास में भी सफल होंगे। और हमारे गवर्नर महामहिम राज्यपाल महोदय इस सप्ताह में आ रहे हैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मोतिहारी में उद्घाटन करने, और इस तरह के जितने भी लोगों ने जो ये काम किया है उनको सबको सम्मानित करने का काम उस कार्यक्रम में किया जाए। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट।
खबर रामपुर से है। देश भर में परिवारवाद की राजनीति का मुद्दा अक्सर गरमाया रहता है, लेकिन इन सब के उलट जनपद रामपुर की कैमरी नगर पंचायत में हुए निकाय चुनाव में कई ऐसे सगे संबंधियों ने चुनाव जीता, जिसके बाद परिवारवाद की तस्वीर उभर कर सामने आई है। जनपद रामपुर की कैमरी नगर पंचायत में चेयरमैन का पद महिला के लिए आरक्षित था और वहां कुल 15 वार्ड हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी की झाड़ू ने विरोधी पार्टियों के प्रत्याशियों को नगर पंचायत में साफ करने का काम किया। 15 में से 12 सभासद आम आदमी पार्टी के हैं। दिलचस्प बात यही रही कि यहाँ के चुनाव में जहाँ आपकी चेयरमैन बनी तो उनके पति अंसार अहमद सभासद चुने गए। इसी प्रकार 2 भाई अलग अलग वार्डों से चुनकर नगर पंचायत पहुंचाए गए। ठीक इसी तरीके से 2 अलग अलग वार्डों से पति पत्नी ने सभासदों के रूप में चुनावी बाजी मारी। माहौल ऐसा था आम आदमी पार्टी का। मेरे साथ बैठे हैं शकील अंसारी, ये खुद वार्ड नंबर 4 से पहले भी सभासद चुने गए थे 2017 में, इस बार दूसरी बार भी लगातार जीते हैं। और बड़ी ख़ास बात यह है कि इनकी वाइफ वार्ड नंबर 3 से पहली बार वो भी चुनी गई हैं। वार्ड नंबर 5 से हमारे सभासद जीते हैं मोहम्मद शारिक परवेज, और उनके बड़े भाई वार्ड नंबर 1 से, दोनों भाई वहाँ से वो भी जीते हैं वार्ड नंबर 1 से और 5 से। जिन मुद्दों को लेकर के जो आपके बारे में जो कहा जा रहा है? जी, मैं खुद वार्ड नंबर 10 से सभासद चुना गया हूँ और मेरी पत्नी रफत जहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष चुनी गई है। देखिए, बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है कि हमारे पत्नी अध्यक्ष बनी है और उनके शौहर सभासद बने हैं। कहीं पर दोनों पति पत्नी जो हैं सभासद बने। तो बहुत सारी जगहों पर इस तरीके का रुझान आया है और अच्छे संकेत हैं कि अच्छे लोगों की राजनीति में एंट्री हो रही है, जो साफ छवि के लोग हैं, जनता के लिए समर्पित होकर समाज सेवा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को कैमरी की जनता ने, रामपुर की जनता ने सर आंखों पे बिठाया है। जनता का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां स्कूल से जा रहे छात्र को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे छात्र को चोटें आई हैं। मामला उन्नाव के बिहार बक्सर मार्ग स्थित भगवंत नगर चौराहा अशोक चाट के पास का है, जहां स्कूल से लौट रहे छात्र अपने घर पतारी जा रहा था, तभी सुमेरपुर की ओर से आ रहा ट्रक जाकर विपरीत दिशा में उसने टक्कर मार दी। वहीं छात्र नयन की उम्र लगभग 15 साल बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती कराया है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता गोविंद शुक्ला की रिपोर्ट। खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों को कमजोर करने और उनके अधिकारों में कटौती करने के विरोध में जिला मुख्य संघ के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला समराण्य के दक्षिणी द्वार पर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुख्य और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस संबंध में जिला मुख्य संघ के अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र और राज्य की सरकारें लगातार ग्राम पंचायतों के अधिकारों को छीनने का काम कर रही हैं। वहीं संविधान के 73वें संशोधन में अधिकार जो बताए गए हैं वो पंचायत को दिए गए थे। सभी अधिकार धीरे धीरे वर्तमान की सरकार छीनती जा रही। वहीं ग्राम पंचायतों को इसके माध्यम से पंगु बनाने का काम किया जा रहा है। मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्या मांगे हैं आप? हम लोगों का मुख्य मांग है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार ग्राम पंचायत के अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। संविधान के 73वें संशोधन में जो अधिकार हमें दिया गया है, सारा अधिकार धीरे धीरे वर्तमान सरकार हमसे छीनती जा रही है। ग्राम पंचायत को पंगु बनाने का काम किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के मुखिया एक भी कल्याणकारी योजनाओं का चयन या लोगों को दिलवाने के में सक्षम नहीं है। सारा अधिकार छीन लिया गया है। अभी आप देख रहे हैं, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, गांधी जी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था। इस देश में 3 तरह की सरकार चलती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्राम पंचायत सरकार। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार शक्तिशाली है। दोनों सरकार ने मिलकर हमारे अधिकारों पर रोलर चलाने का काम किया है। ग्राम सभा पंचायत की आत्मा, ग्राम सभा के अधिकार को ही समाप्त कर दिया गया। आज ग्राम सभा में क्या निर्णय होगा ये भी तय राज्य सरकार के अधिकारी करते हैं, केंद्र सरकार में बैठे हुए अधिकारी करते हैं।
कि हमको ग्राम सभा में क्या निर्णय लेना, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि संविधान में जो अधिकार हमें प्राप्त है वो अधिकार सरकार हमें वापस करे, और अगर नहीं वापस करेगी तो आज पहला दिन हम लोग जिला मुख्यालय पर धरना देने का काम कर रहे हैं। हम लोग फिर इस लड़ाई को और धारदार बनाएंगे, पटना को भी घेरेंगे, सड़क को भी जाम करेंगे। हम अपने अधिकारों को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। आज ग्राम पंचायत के मुखिया जब एक जनता आती है कि मुखिया जी हमको राशन कार्ड नहीं है, हमको आवास नहीं है, हमको पेंशन नहीं मिल रहा है, ये जो बुनियादी कल्याणकारी चीज़ है आम जनता के लिए, उसको भी दिलाने में हम सक्षम नहीं है। ये अधिकार भी हमसे छीन लिया गया है। मुखिया हम लोग सिर्फ नाम के हैं। बेगूसराय से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज़ की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से, जहां गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। सूर्यदेव अपने चरम पर है और यहां का पारा अभी भी 42 के पार जा पहुंचाया है। ऐसे में गर्मी के इस प्रकोप से न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षी भी बेहाल है। ऐसे में गर्मी से राहत पाने और बीमारियों से बचने के लिए नींबू पानी का सेवन एकमात्र उपाय बचा है। लेकिन गर्मी के साथ साथ नींबू के दामों में भी आसमान की बढ़त हो गई है, जो कि अब 140 से 160 रुपए किलो में बिक रहा है। वहीं ग्रामीण काफी ज्यादा भीषण गर्मी से परेशान है। स्थानीय प्रशासन और सरकार से अपील की गई है कि प्रदेश में शराब के ठेकों की बजाय शीतल जल के प्याऊ खोले जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क किनारे राहगीरों के लिए शेड बनवाए जाएं ताकि तपती गर्मी में कुछ राहत मिल सके। गर्मी रेवाड़ी के अंदर क्या कहोगे? गर्मी बहुत पड़ रही है, 40-42, पानी की कोई प्याऊ नहीं है। रेहड़ी पे शिकंजी पानी मिलता है तो हमारे पास पैसे नहीं रहते, घर से बाहर नहीं निकलते। गर्मी के मारे सांस का मरीज हूँ मैं, हार्ट का, कोई सुनाई नहीं है। शराब के ठेके तो मिल जाएंगे जगह जगह, किलोमीटर पे, आधा किलोमीटर पे, पर प्याऊ कहीं नहीं है। क्या सरकार से अपील करोगे? अपील यही करेंगे जी, गर्मी में हमारी सहायता करे, प्याऊ पानी पी इनके लिए। और एक हमारा 24 गणती, अब आज 8 दिन होगा, मच्छरों ने खा खा के बुरा हाल कर रहे। हमारे डेंगू या मलेरिया हो गया तो वो भी कोई सुनाई नहीं है। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं और सीनियर सिटीजन के लिए या और कर्मचारी के लिए पानी की व्यवस्था करें। हम घर से बाहर नहीं निकलते, ठीक है जी। हाथ जोड़ के हमारी विनती है। अब शराब के मिल जाएंगे पर पानी का इंतज़ाम नहीं। अभी आए हैं कोर्ट, पैसे भी ये पिलाया है रेहड़ी पे, हमने मना कर दिया था पर ऐसे नहीं है तो इनने हमारे को फ्री पिलाया है। तो ये हमारे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है साहब, अब सुनाई करी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश शर्मा है, मैं प्राइवेट बैंक में एम्प्लॉई हूँ। हाँ उमेश, क्या कहेंगे कि जो बढ़ता टेम्परेचर, तापमान 42 से ऊपर, क्या कहोगे? तापमान 42 डिग्री से ऊपर हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिजली की हम बात करें तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए लगातार चली जाती है और कई घंटों तक नहीं आती है। और जब हम घर से निकलते हैं तो चारों तरफ देखते हैं तो गर्मी गर्मी दिखाई देती है और सूर्य का तापमान बहुत अधिक है। चारों तरफ ना तो कोई वाटर कूलर की सुविधा है और ना कोई पानी के प्याऊ है। तो सरकार से निवेदन है कि इसकी उचित व्यवस्था की जाए। ऐसे में गुजारा कैसे करते हैं? गर्मी से राहत पाने के लिए क्या करते हैं? राहत पाने के लिए तो बस यही साधन है कि सरकार से शिकंजी को इस्तेमाल करेंगे, नारियल पानी पिएंगे, तरबूज और खरबूजे का सेवन करेंगे। क्या होने चाहिए? हाँ, प्रशासन से निवेदन है कि चौक चौराहों पर प्याऊ की व्यवस्था करनी चाहिए। सर मेरा नाम दीपक यादव है। दीपक, क्या कहेंगे कि जो बढ़ता टेम्परेचर, ऐसे में किस प्रकार से राहत मिले और क्या करते हैं इस राहत पाने के लिए? सर टेम्परेचर की बात करें तो आप 42-43 डिग्री के लगभग टेम्परेचर जा रहा है। अब हम तो अपने लिए गर्मी में राहत के लिए नींबू की शिकंजी हो गई, जूस हो गया, ये अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन हर आदमी इसके लिए नहीं कर पाता। इसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि शेड जो है, टीन वगैरह, यात्रियों की सुविधा के लिए प्याऊ वगैरह का प्रबंध करना चाहिए। और ठेके तो हर चौक पे, हर गली में मिल रहे हैं, लेकिन एक पानी की जो ठंडे शीतल जल की जो आवश्यकता है लोगों को, सरकार को सोचना चाहिए, उनकी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए हर घर। पशु पक्षी भी हैं पानी से बेहाल हो रहे हैं, उनके लिए भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा
और गर्मी के कारण जो है छोटे बच्चे भी आजकल जो है फ्लू की चपेट में आ रहे हैं जी बिल्कुल। और हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। वो इसलिए भरे जा रहे हैं लोग, माँ बाप को उनकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी चाहिए। अपने बच्चों को धूप से बचने के लिए छाते का प्रयोग करवाना चाहिए और बाहर दोपहर के समय बचना चाहिए। आपका ओम प्रकाश जी, आपकी लगभग 65 साल, सुना है कि 65 साल पुरानी दुकान है शिकंजी की। अब रेवाड़ी का टेम्परेचर 40 और 41, क्या हालात? क्योंकि नींबू का रेट भी आज 160 रुपये। 160 रुपये नींबू है। इन दिनों में नींबू की लागत ज़्यादा हो जाती है तो रेट बढ़ जाता है। और यही नींबू सब्जियों में 30 रुपये 40 रुपये किलो होता है। इस टाइम 160 रुपये और पिछले साल 250 रुपये किलो नींबू बिका था। नींबू का रेट महंगा होने से क्या आपकी सेल पर, शिकंजी पर भी कुछ फ़र्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है थोड़ा बहुत। ये नहीं भाई हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, रेट तो बढ़ाने पड़ते हैं ना। फिर अब एक गिलास में 2 नींबू डालें, 1.5 नींबू डालते हैं, उस हिसाब से करना पड़ता है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं फिर ज़्यादा ना बढ़ाओ, कम से कम बढ़ाया जाए, उसमें काम होगा। नींबू का रेट 160 रुपये किलो हो गया। नींबू महंगाई को देखते हुए जीना दूभर हो गया है और ये नींबू पानी, गन्ने का जूस वगैरह भी हमारी रेंज से दूर होता जा रहा है। इसमें थोड़ी महंगाई पर अंकुश होना चाहिए। हर गर्मी आते ही नींबू का रेट जो है वो हमेशा बढ़ जाता है। ऐसे में क्या आम आदमी इसे यूज़ कर पाता है? नहीं, आम आदमी के लिए कठिन हो गया अब। और नींबू पानी पीना भी, चाय भी महंगी होगी, पानी दूध भी महंगा है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है सर। और गर्मी में तो निदान नींबू पानी से ही ज़्यादा होता है और वो भी अब 65 रुपये किलो दूध हो रहा है। कोई बात नहीं, वो तो हाँ, ये भी कहने का मतलब ये है कि जिसमें महंगाई है वो जनसंख्या भी आज आंकड़े आ रहे हैं सर कि विश्व में सबसे नंबर 1 होगी इंडिया की, तो अंकुश जनसंख्या पे भी होना चाहिए, जो भी थोड़ी महंगाई भी। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां भारतीय किसान यूनियन ने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की 12वीं पुण्यतिथि पर ब्लॉक अध्यक्ष बंगरा देवेंद्र सिंह राजावत ने सभी किसानों को शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों के मसीहा टिकैत ने किसानों की जीवन भर मदद की, उन्होंने हम सबको प्रेरणा दी है। वो स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पण कर सभी किसानों ने टिकैत साहब के सिद्धांतों पर चलने की कसम ली। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर के कमला होटल के पीछे लाहौटी कंपाउंड में नीलेश डाइंग और LK डाइंग द्वारा केमिकल मिक्स खराब काला पानी गटर और नालों में छोड़ा जा रहा है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। और तो और पानी गटर के ऊपर से भी बह रहा है, जिससे पर्यावरण यानी कि प्रकृति को बेहद नुकसान हो रहा है। बता दें कि कोई जीव जंतु इस पानी को अगर पी ले तो उसकी जान जाने की भी संभावना है। ऐसे में पर्यावरण विभाग और प्रदूषण विभाग जो दावा करता है कि वो पर्यावरण का ख्याल रख रहा है, उसको ऐसी तस्वीरें देखकर शर्म जरूर आनी चाहिए और अपने दावों पर शर्मिंदा भी होना चाहिए। भाई आप इस रास्ते से आ रहे, कैसा लगा आपको? ये रास्ता मैं 2 साल से देख रहा हूँ। अच्छा, 2 साल से देख रहा हूँ, मैं आ रहा कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ माल लेने के लिए। हाँ। लेकिन ये रास्ता बोल दो साफ नहीं कर रहा है और आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है और बरसात के मौसम में तो और भी तकलीफ हो रही है। मतलब ये पूरी तरह से डूब जाता है। पूरा डूब जाता है और आने जाने में वो लोग कितना लोग पब्लिक है यहाँ पर, कितना है, बहुत तकलीफ होती है। मतलब यहाँ फैमिली रहती, बच्चे भी यहाँ बच्चे भी रहते हैं, वो बहुत फैमिली रहती है यहाँ पर, बहुत आबादी है, लेकिन रास्ता क्लियर नहीं हो रहा 2 साल से। इस वक्त हम रफ़ीनगर धामनकर नाका कमला होटल के पीछे मौजूद हैं। हमारे ठीक बाजू में जो ये गटर दिख रहा है, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको। ये गटर में जो ये काला पानी और गटर जो है ओपन है, यहाँ पे चलने वाले कभी भी इस पर गिर सकते हैं, कोई बड़ी घटना हो सकती है। तो ये पहला तो ये गटर खुला हुआ है, ना तो यहाँ पे नगर पालिका की नज़र पड़ती है, ना कोई को ये दिखाई देता है कि आखिर इसमें कोई गिर सकता है, उसको लग सकता है, मार लग सकता है, कुछ भी घटना घटित हो सकती है। सवाल ये उठता है, यहाँ पर एक नीलेश डाइंग है और एक LK डाइंग है। ये डाइंग मालिकों द्वारा इस गटर में काला पानी यानी केमिकल युक्त पानी जो भी ये इसमें छोड़ा जाता है, अब ये पानी जो है गटर और नालों के ज़रिए नदी में जाता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। चाहे वो कोई भी जानवर इस पानी को पिएंगे तो उनको भी ये नुकसान पहुंचाएगा पानी। तो पूरी तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला ये पानी बन गया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, यहाँ से स्थानिक लोग गुजरते हैं,
हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरह से महिलाएं भी यहाँ से गुजरती हैं। सभी लोग यहाँ से आते हैं, इस गंदे और काले पानी के अंदर से उनको गुजरना पड़ता है। शासन प्रशासन को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो ये डाइंग द्वारा पानी छोड़ा जा रहा है, तो पर्यावरण और प्रदूषण विभाग क्यों आंख बंद करके सो रहे हैं, उनको भी इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। फिलहाल ऐसी लापरवाही, खुला हुआ चेंबर, इसको देख के शर्म आना चाहिए महानगर पालिका के जिम्मेदारों को। सवाल ये उठता है कि ऐसे इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की जा रही है। यहाँ पे परिवार रहते हैं, लोग गुजरते हैं ऐसे रास्तों से, पर नगर पालिका या शासन प्रशासन इस पर ध्यान क्यों दे रहा है, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सवाल उठता है। फिलहाल नीलेश डाइंग और एलके डाइंग द्वारा जो मनमानी की जा रही है, उस पे भी शासन प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। खास करके महानगर पालिका, पर्यावरण विभाग और कल्याण प्रदूषण विभाग को इस पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है। थाने से कैमरामैन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां थाना मझोला क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में रहने वाली माया देवी का कहना है कि जब उनका बेटा विक्रम बाहर आता है, तब बराबर के रहने वाले रूप कुमार, सीमा वर्मा, हिमांशु वर्मा, विक्की वर्मा आए दिन विक्रम को गंदी गंदी गालियां देकर सभी लोगों से जान की मारने की धमकी देते हैं। वहीं जब इसकी शिकायत पुलिस में की गई तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं 15 मार्च को भी उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई और उन लोगों को घर खाली करके जाने को कहा गया। वहीं धमकी से घबराकर माया देवी के बेटे ने जहर खा लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं महिला का आरोप है कि पुलिस की दबंगों से जान पहचान है, इसीलिए पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही। क्या नाम है तुम्हारा? माया। माया जी बताओ क्या घटना हुई? घटना ये हुई थी सर कि जो रूप कुमार वर्मा हैं, उन्होंने, मेरा बेटा जैसे स्कूल जाता है, स्कूल से आता जाता है तो देख देख के उसे गाली गलौज करते हैं और क्या धमकी देते हैं कि सालो, क्या नाम है, अगर निगाह उठा कर देखते भी मेरे बच्चे तो कहते हैं सालो तुम्हारी आँखें फोड़ दूंगा, तो मैं अभी ऐसे इस तरीके से मारूंगा, ऐसा करूंगा, वैसे गंदी गंदी गाली देते हैं मेरे बेटे को। उसके बाद में क्या नाम है, मेरा बेटा आ रहा उधर से, रिजाल जी ने रोका कि बात सुन, वो रुक गया। रुकने के बाद में उससे मेरे बेटे से बोले कि तुमने उन लोगों का तुमने साथ दिया है, अब चाहे तुझे 1 घंटे को बंद कराऊं, बंद करा दूंगा अभी, और जान से मारने की धमकी दी है इन लोगों ने। उसमें रूप कुमार वर्मा है, बिरईलाल हैं और नीरज हैं। फिर मेरे लड़के ने आकर मुझे बताया, बोले मम्मी ऐसे ऐसे बात है और इस तरीके से मुझे धमकी दी है सर ने। मैं बोली मेरे कि चले ऐसी कोई बात ना है, मैं जाकर पूछ आऊँगी। मैं पूछने की मौका भी ना दिया सर। फिर जब भी वो रूप कुमार वर्मा जी आए, उन्होंने पार्क में खड़े होकर, मेरा बेटा, मैं बैठी थी वहाँ, गंदी गंदी गाली देना चालू करी। उनने उस डर से जहर खा लिया सर। अब कंडीशन सर मेरे बेटे की सही नहीं है, बिल्कुल हालत ख़राब है। चौकी पे गई थी, चौकी पे दीवान जी मिले, मैंने कही सर मेरे बेटे ने जहर खा लिया है, तो चौकी वाले ने कह दी थाने जाओ मुझसे। मैं सर जब मेरे बेटे की जब ज़्यादा गंभीर थी, मैं अस्पताल आ गई, थाने नहीं गई, अब जा रही हूँ थाने में। अब क्या डॉक्टर क्या रेफर करने को कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारे बस की नहीं है, साईं ले जाओ, ये कह रहे हैं। हालत सीरियस है। पर सर एक कहना, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, ऐसे करके अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो इन्हें बख्शूंगी नहीं बिल्कुल भी मैं। क्या लग रहा है थाना वाला आपकी सुनवाई करेंगे? नहीं, थाने वाले जब चौकी वालों ने साहब सुनवाई नहीं करी मेरी, अब थाने जा रही हूँ तो कुछ सुनवाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो तेजी लेके जाएंगे आप? हाँ, तेजी लेके जाऊँगी साहब मैं। मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार है। मैं ईएमओ की पोस्ट पे इस समय जो हूँ, इमरजेंसी में जिला चिकित्सालय मुरादाबाद में ड्यूटी कर रहा हूँ। और एक केस जो है जिसका नाम विक्रम बताया गया है, इसको हमने भर्ती कर लिया है। जहर खुरानी के केस में भर्ती किया गया है। इसकी उम्र लगभग 18 साल बताई गई है और ये सिरकोई भूड़ का रहने वाला, थाना मझोला। पप्पू पिता का नाम है इनके। हालत अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। 24 घंटे के लिए हमने इनको भर्ती कर लिया गया है। कंडीशन सीरियस मान करके इलाज किया जा रहा है। फिजिशियन को भी दिखा दिया है और इमरजेंसी में तुरंत भर्ती कर दिया। जितना उपचार दिया जा सकता है उतना उपचार दिया जा रहा है और आगे देखते हैं। अगर रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ी तो सुबह रेफ़र भी किया जा सकता है।
इस समय कंडीशन प्लस माइनस में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक भी है और अगर रात में कुछ बिगड़ भी सकती है। ऐसा है कि ये नहीं बताया जा रहा है कि जहर किस तरह का और किस हिसाब से उसने लिया है, कितनी क्वांटिटी में या किस हिसाब का जो है जहर था, क्या कुछ उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है अभी। कंडीशन देख के क्या लग रहा है आपको? कंडीशन देख के तो अभी कंडीशन हाँ गंभीर ही हालत लग रही है अभी। इसका मानते हुए चला ज़्यादा ही कुछ कहा? हाँ ज़्यादा भी क्वांटिटी उसकी जो है ज़्यादा हो सकती है, ये भी हो सकता है। रेफर भी किया जा सकता है हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज के लिए। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।